जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी अकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग का अभी पोजीशन का जो चैप्टर चल रहा है, जिसमें से दोस्तों आधा क्वेश्चन हो चुका था, अब आधा क्वेश्चन जो बचा हुआ पोजीशन का दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, कॉलम एक्स परिणाम तथा कॉलम वाई परिणाम को सुमेलित कीजिए। यानी कि देखिए दोस्तों, ये कॉलम एक्स दिया गया है और ये कॉलम वाई दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। यानी कि अगर जल प्रदूषण की बात करें दोस्तों या वाटर पोल्यूशन की बात करें, तो ये किसकी वजह से होता है। जल पोल्यूशन जो हमारा होता है किसकी वजह से होता है। तो देखिए दोस्तों, जल पोल्यूशन की बात करें तो जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं उसकी वजह से होता है, जैविक अपक्षय के कारण। तो ये जल पोल्यूशन का पहला क्या हो जाएगा, पहला का दो हो जाएगा। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बात करें दोस्तों तो जितने भी प्रकार का जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे के सारे कहाँ से निकलता है, जब हम जीवाश्म ईंधन को बर्न करते हैं या जलाते हैं। जैसे कि कोयले से दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो कोयले को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। तो जलाने से इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसमें से गैसें निकलेगी। तो ये गैसें हमारा क्या करेगा, वायुमंडल में मिल जाएगा, और वायुमंडल में जब मिलेगा तो हमारा क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। तो यानी कि क्यू का क्या हो जाएगा, ए नंबर, एक नंबर का होगा। अब ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण देखिए दोस्तों, उच्च डेसिबल, यानी कि ज़्यादा डेसिबल से अगर हम बचाते हैं साउंड को, तो उच्च डेसिबल हमारा होता है हो। मृदा, तो कीटनाशक हमारा क्या हो गया, मृदा प्रदूषण। कीटनाशक का इस्तेमाल कब करते हैं दोस्तों, जब पेड़ पौधे में हमारा कीटाणु या कीट लग जाता है, या मिट्टी में हमारा यानी कि मिट्टी का उर्वरकता खत्म हो जाता है, तब हम कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे भी हमारा मिट्टी क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। तो यहाँ पे क्यू का यानी कि पी का देखिए दोस्तों क्या हुआ, पी का वन, क्यू का सॉरी सॉरी, पी का क्या हो गया, टू हो गया, क्यू का वन हो गया, आर का क्या हो गया, फोर हो गया, और एस का क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। यानी कि पी का टू एक ही नंबर ऑप्शन पे है, ए नंबर का। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। तो देखिए दोस्तों, अगर लाइकेन की बात करें, लाइकन की बात करें दोस्तों, तो लाइकेन हमारा क्या करता है, लाइकेन की बात करें दोस्तों तो लाइकेन से हमारा वो जो वायु पोल्यूशन होता है उसका पता चलता है। उससे क्या करता है, वायु पोल्यूशन होता है उसका हमारा क्या होता है, लाइकेन से पता किया जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में वृद्धि हो जाए, प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में वृद्धि, तो देखिए दोस्तों, अगर अगर हम दोस्तों प्लास्टिक की खपत अधिक करेंगे, यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब खपत का मतलब क्या हो गया, मार्केट में जो सेलर है, जो जो निर्माण करता है, वो अधिक मात्रा में बेच रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, खपत हो गया। यानी कि इस्तेमाल, कस्टमर भी, लोग भी क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो प्लास्टिक का यूज़ करना ये क्या है, खतरा ही है। ये क्या है, पर्यावरण से का ये चिंता का विषय ही है। ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि दोस्तों टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा तापमान बढ़ने के कारण बर्फ हमारा क्या होगा, जितने भी जो जैसे कि हिमालय का बर्फ है वो पिघलना स्टार्ट होगा, और जो बर्फ पिघलेगा तो पानी का लेवल, समुद्र का लेवल बढ़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग भी पर्यावरण के लिए क्या है, चिंता का विषय है। प्रदूषण स्तर का बढ़ना तो बिल्कुल चिंता का विषय है। लेकिन दोस्तों ओजोन परत की बात करें अगर, ओजोन परत हमारा क्या है, जब ओजोन परत की लेयर की मात्रा बढ़ जाता है तो उसमें दोस्तों चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ओजोन का परत क्या करता है, हमारा ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। तो ओजोन का लेयर क्या करता है, जितने भी जो पराबैंगनी किरण आता है ना सनलाइट से, तो ये पराबैंगनी किरण को क्या करता है, रोकने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और ये पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पे आने नहीं देता है। और ये पराबैंगनी किरण क्या होता है, हमारे शरीर में जो स्किन कैंसर करने का इस्तेमाल करता है। और पराबैंगनी किरण जो है दोस्तों, वो हमारे मनुष्य के लिए या वातावरण के लिए क्या है, हानिकारक होता है, और वो उसी पराबैंगनी किरण को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये पराबैंगनी किरण जो मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, मनुष्य को त्वचा कैंसर से पीड़ित करता है, त्वचा कैंसर से पीड़ित करता है। तो ओजोन लेयर का अगर मोटापा बढ़ जाएगा तो ये अच्छी बात है, ये क्या है, चिंता का विषय नहीं है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है, जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर जल प्रदूषण के कारण नहीं होने वाला बीमारी क्या है, तो वो क्या होता है, प्लेग है।
फ्लैग क्यों है दोस्तों? क्योंकि फ्लैग जो हमारा है, फ्लैग जो हमारा है दोस्तों, ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा हमारा ये फ्लैग होता है। और अतिसार की बात करें दोस्तों, या मियादी बुखार या हैजा की बात करें, तो ये जल प्रदूषण से ही फैलता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? प्रस्तावित मानक शोर कितना है? यानी कि दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति रात को साउंड बजा रहा है, बाजा बजा रहा है या साउंड या डीजे वगैरह बजा रहा है, तो वो 45 डेसिबल से अधिक मात्रा में नहीं बजा सकता है। अगर उससे बजाता है तो वो वातावरण को हानिकारक, यानी कि ये साउंड पोल्यूशन का कारण बनता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्या था दोस्तों, 45 डेसिबल की बात करें तो ये कब है? दिन की बात है। लेकिन सॉरी, ये रात की बात है। ये क्या है? 45 डेसिबल की बात करें तो रात में इससे अधिक नहीं बजा सकता है, रात में इससे अधिक नहीं बजा सकता है। लेकिन अगर दिन की बात करें तो दिन में 55 डेसिबल तक बजा सकता है। दिन में 55 डेसिबल तक बजा सकता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को डैश प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो 8 प्रदूषक दोस्तों, टोटल जो प्रदूषक है 8 प्रदूषक के आधार पर किया गया है। कितने? 8 प्रदूषक के आधार पर। जैसे कि देखिए दोस्तों, पहले अगर हम बात करें PM10, PM25, PM25, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन 3, NH3, और एक हमारा हो जाता है दोस्तों लीड, यानी कि सीसा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 मेन प्रदूषक होता है दोस्तों। AQI से क्या अभिप्राय है? तो AQI का मतलब है दोस्तों एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायुमंडल की दोस्तों नमी वायु की मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एयर क्वालिटी का इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने डैश वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव किया है। ग्रीन कर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई गाड़ी 8 वर्ष से अधिक पूरा हो गया है, 8 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उस पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रावधान रखा है। संबंधित नहीं है, अमल वर्षा से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम अमल वर्षा की बात करें, दोस्तों, तो देखिए जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों सबसे मुख्य घटक होता है अम्लीय वर्षा का। अम्ल वर्षा का क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य घटक होता है। क्या होता है? मुख्य घटक या तो कंपोनेंट हम कह सकते हैं अम्लीय वर्षा के लिए। उसके बाद नाइट्रोजन होता है, और उसके साथ ही साथ दोस्तों नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ हमारा H2O मिलेगा तो कौन सा अम्ल बनाएगा? नाइट्रिक अम्ल बनाएगा, और यही अम्ल हमारा जल में घुल जाएगा तो अम्लीय वर्षा होगा। अगर इस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ H2O हमारा मिल जाएगा तो क्या बनेगा? H2SO4 का निर्माण करेगा। तो ये भी हमारा क्या है? अम्ल का कारण बनेगा। फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ अगर H2O मिलेगा तब भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेगा। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड भी हमारा क्या है? अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनता है। लेकिन जो अमोनिया होता है वो क्या है? अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है और कारण अम्ल वर्षा का नहीं बनता है। हमारे जन हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था? तो ये हमारा दोस्तों 1974 में पारित किया था। कब पारित किया था? 1974 में पारित किया था। सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर होती है। सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर होती है तो वो रोगजनक होती है दोस्तों। वो बैक्टीरिया हमारा क्या है? रोगजनक होता है, यानी कि बीमारी को फैलाने वाला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो देखिए दोस्तों, अगर जल प्रदूषण के कारण की बात करें तो यहाँ पे हमारा दोस्तों अगर बैक्टीरिया से बात करें तो बैक्टीरिया बिल्कुल जल प्रदूषण का कारण होता है। अजैविक रसायन
यानी कि जैसे कि प्लास्टिक हमारा जल में घुल गया, कोई केमिकल जल में घुल गया, तो ये जल प्रदूषण का कारण बन सकता है। ये औद्योगिक से तेल रिसाव, तो ये तेल हमारा जल में मिलेगा, तब भी हमारा क्या होगा, तब भी हमारे लिए क्या होगा, ये जल प्रदूषण का कारण होगा। अगर वाहनों की तेज आवाज, तो वाहनों की तेज आवाज हमारा दोस्तों ये जल प्रदूषण के लिए नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण के लिए होगा। जल प्रदूषण के लिए नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण का कारण बनेगा। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जैव अवघटीय प्रदूषक यानी कि बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, इनमें से कौन से है, इनमें से कौन सा है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल क्या है, मतलब जिसे अपघटित किया जा सके, जिसे अपघटित किया जा सके, जिसका किसी प्रकार का यानी कि मिट्टी में पूरा का पूरा वो मिल जाए और उसका कोई अवशेष पदार्थ ना रहे, वो हमारा जो अपघटीय संश्लेषण कहलाता है। तो प्राकृतिक माध्यमों में शीघ्र अपघटित हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। अपघटित नहीं किया जा सकता है, गलत। केवल जलाकर अपघटित होते हैं, गलत। केवल बहते पानी में निपटान, गलत। यानी कि ए नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि शीघ्र से जल्द जो चीज जल्दी अपघटित हो जाए वो उतना ज्यादा बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होता है। तो रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी निम्नलिखित में से किसकी माफ करता है। तो देखिए दोस्तों, बीओडी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बी से क्या होता है, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे दोस्तों, यानी कि जब जैव अपघटन किया जाए तो उसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता हो, उसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बीओडी कहलाता है। क्या कहलाता है, बीओडी कहलाता है। तो जैव पदार्थों के ऑक्सीजन के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, जल में घुलने के कण, यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन से संबंधित हमारा यही ऑप्शन दिया गया है। तो ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण के संबंध में बीओडी का क्या अर्थ है, बीओडी का क्या अर्थ है, बीओडी का क्या अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, बीओडी का मतलब क्या है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी कि बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नदी में जल सॉरी नदी जल में जैविक ऑक्सीजन का मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब शिवाजी उत्पन्न होता है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बीओडी का जल में ऑक्सीजन की सांद्रता से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत। जल में किसी सैलो साल्मोनेला की उपस्थिति की मांग माप द्वारा प्रदान करती है, ये तो सही हो सकता है। बीओडी में बढ़त होती है जब नदी जल में गंदा पानी मिश्रित होता है, गलत दोस्तों, जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता है तब हमारा होता है ये। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। सुरक्षित पेयजल का जीव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी होना चाहिए, बीओडी होना चाहिए। तो यानी कि दोस्तों कितना होना चाहिए, तो जीरो, कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी जो सुरक्षित पेयजल, जो पानी में हम पीते हैं दोस्तों, जो पानी को क्या करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होना चाहिए, उसमें जीरो होना चाहिए। पेयजल में घुलती हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है, घुलती हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है। यानी कि दोस्तों जब हम पानी पीते हैं तो जो पेयजल होता है, पेयजल होता है, उसमें ऑक्सीजन कितना होता है, उसमें ऑक्सीजन कितना होता है, तो 6 मिलीग्राम से दोस्तों 1 लीटर में, यानी कि 1 लीटर में, 1 लीटर में, जैसे कि 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, या तो 1 लीटर हम इसको लिख सकते हैं। तो 1 लीटर में, 1 लीटर में कितना होना चाहिए, 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन होगा, कितना होगा, 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। 6 ग्राम मतलब कम से कम 6 ग्राम होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, 6 ग्राम होना चाहिए। आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें बसें तार्किक पेट्रोल गैस एलपीजी चलाती हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी गैस हमारा होता है दोस्तों, ये घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए किचन में, घरेलू ईंधन हमारा होता है ये एलपीजी। लेकिन दोस्तों सीएनजी का इस्तेमाल अवश्य ही गाड़ी में किया जा रहा है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड
नेचुरल गैस, तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, तो जैव निम्नीकरणीय का मतलब क्या है दोस्तों? यानी कि जो तुरंत जिसे अपघटन किया जा सकता है, जिसको अपघटित किया जा सकता है या डिकम्पोज किया जा सकता है, अपघटित या डिकम्पोज किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, डीडीटी की बात करें तो ये हमारा बिल्कुल नहीं अब तुरंत डिकम्पोज किया जा सकता है। बीएचसी की बात करें तो ये भी हमारा तुरंत डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। और पारा की बात करें तो इसको भी नहीं डिकम्पोज किया जा सकता है। लेकिन कपास वस्त्र दोस्तों क्या है हमारा, इसको डिकम्पोज किया जा सकता है। तो ये सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। व्यापक रूप में वनों की कटाई से घटता है, व्यापक रूप से वनों की कटाई में घटता है, यानी कि क्या घटता है, उसमें से क्या घटता है? तो देखिए दोस्तों, अगर वनों की कटाई अधिक मात्रा में हो जाए तो मृदा का अपरदन घट जाता है क्या? बिल्कुल नहीं घटता है। मृदा का जैसे कि जंगल कटना शुरू हो जाएगा तो मृदा का अपरदन घटता नहीं है, बल्कि मृदा का अपरदन और बढ़ जाता है। मृदा का अपरदन क्या होगा? बढ़ जाएगा। सूखा, सूखा क्या होगा? सूखा पड़ता है। सूखा यहाँ पे देखिए घटने की बात बोला गया है, तो सूखा घटता है क्या? तो सबसे पहले दोस्तों, अगर वन की कटाई हो जाए तो वर्षा बिल्कुल घट जाएगा। क्या होगा? वर्षा बिल्कुल घट जाएगा। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर वर्षा नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा। तो सूखा घटता है क्या? नहीं, सूखा बढ़ेगा। अगर वर्षा ही नहीं होगा, सूखा बढ़ेगा, तो घटने की बात ही नहीं है इसका। वैश्विक उष्मायन, तो ये दोस्तों इरिलेवेंट है, यानी कि बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण का मुख्य कारण इनमें है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण इनमें है। तो देखिए दोस्तों, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर औद्योगिक धुआं से हमारा जल प्रदूषण होगा क्या? नहीं, नहीं, धुआं से हमारा वायु प्रदूषण होगा। क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। और औद्योगिक अपशिष्ट की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा ये जल प्रदूषित होगा। जल प्रदूषित क्यों होगा दोस्तों? देखिए, जिसकी बहुत सारी कंपनियां हैं, जो उससे अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है, औद्योगिक अपशिष्ट जो निकलता है, वो दोस्तों नाला के थ्रू से या नली के थ्रू से डायरेक्ट नदी या तो तालाब में छोड़ दिया जाता है, नदी या तो तालाब में छोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है हमारा दोस्तों, नदी या तालाब प्रदूषित हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जल प्रदूषण हो रहा है। तो जल प्रदूषण का मेन कारण या मुख्य कारक क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट होता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है तो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, या तो दोस्तों नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, हम इसके बारे में देख चुका है। हवा में अम्ल वर्षा डैश के छोड़े जाने के कारण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बिल्कुल नहीं, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड के कारण और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में निम्नलिखित गैस कौन सी उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होता है? तो दोस्तों ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये तीनों क्या होता है हमारा, संबंधित होता है अम्लीय वर्षा से। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाँ दोस्तों, ये भी यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.5 से कम होता है या उतना ही होता है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड। सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 50 इकाई निश्चित निर्धारित की है, इसकी माप इकाई है। तो देखिए दोस्तों, अगर 50 निश्चित इकाई की बात करें, यानी कि वायु पोल्यूशन की बात करें, तो वायु पोल्यूशन हमारा कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, यानी कि डेंसिटी बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी घनत्व में ही मापेंगे हम। जैसे वायुमंडल में हमारा मापेंगे तो उसमें कैसे मापेंगे डेंसिटी? तो डेंसिटी हमारा क्या होता है, मास अपन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। तो यहाँ पे दोस्तों बस यहाँ पे इसका यूनिट होना चाहिए। अब हमारा क्या होना चाहिए, यूनिट। तो अगर मापेंगे हम तो क्या हम कितना वायु को लेंगे, यानी कि कितना ऑक्सीजन में कितना इकाई होना चाहिए गैस, सल्फर डाइऑक्साइड कितना इकाई होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 1 लीटर वॉल्यूम लेते हैं, 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम लेते हैं, मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, 1 लीटर। 1 लीटर अगर वॉल्यूम लेते हैं, एक मिली यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम लेते हैं, 1 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं दोस्तों, वायुमंडल से 1 लीटर ऑक्सीजन ले लिए। और उस ऑक्सीजन में दोस्तों, यानी कि ऑक्सीजन नहीं दोस्तों, वायु में, उस हवा या वायु में कितना होना चाहिए, mg यानी कि मिलीग्राम,
क्या होना चाहिए, मिलीग्राम। तो ये मिलीग्राम प्रति मीटर क्यूब बिल्कुल सही आंसर, यानी कि सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लीटर दिया गया है 1 लीटर, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लीटर में लिखते हैं क्या, उसके यूनिट में लिखना पड़ेगा, किसमें, यूनिट में लिखना पड़ेगा, तो वो मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुमानित मात्रा इन ppm कितनी होती है, इन ppm कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर वायुमंडल की बात करें तो कितनी होती है, तो वो 400 ppm होता है। कितना होता है, 400 ppm होता है। ppm का मतलब क्या होता है दोस्तों, पार्ट्स पार्ट्स पर पार्ट्स पर पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो यानी कि 400 पार्ट्स पर मिलियन। फ्ली अच्छा, फ्लोराइड प्रदूषण, यानी कि फ्लोराइड फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। तो देखिए दोस्तों, फ्लोराइड हमारा जो होता है मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है। देखिए दोस्तों, अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक मात्रा में हम इस्तेमाल करेंगे तो दांतों में सड़न आना शुरू हो जाता है, और दांतों का जो लेयर एनिमल होता है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो फ्लोराइड जो हमारा मुख्य रूप से होता है, फ्लोराइड वो दांतों को प्रदूषित करता है, दांतों को प्रदूषित करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, तो चराई द्वारा, गहराई जुताई द्वारा, पेड़ लगाकर है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है, किसके कारण होती है। तो देखिए दोस्तों, क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में हमारा बढ़ेगा तो किसकी वजह से, जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से। बिल्कुल दोस्तों, पहला आंसर तो सही हो सकता है। वनों की कटाई से, वनों की कटाई से, वनों की कटाई से, बिल्कुल सही दोस्तों। वनों की कटाई से किस तरह बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या पढ़ा था कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यानी कि जल चाहिए। तो जब पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए ये क्या चाहिए, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अगर पेड़ पौधे अधिक कटाई की जाएगी तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन क्या होगा, पेड़ द्वारा कम हो जाएगा, क्योंकि कटाई हो जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। वाहनों की संख्या में वृद्धि करके, तो अगर दोस्तों वाहनों को हम वृद्धि करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या होगा, जीवाश्म ईंधन चलेगा। क्योंकि जो अगर गाड़ी वाहन चलेगा तो वाहन को चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, कोयला चाहिए, सीएनजी चाहिए। ये सारी की सारी क्या है, गैस है। तो जो वाहन की मात्रा बढ़ जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि इन सब फ्यूल का कंजप्शन होगा, जो कि जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म ईंधन से पहले ऑप्शन में हमने कथन में क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता है। तो ज़ाहिर सी बात है, गाड़ी की संख्या बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ेगा। सौर हीटरों की ज़्यादा इस्तेमाल से, तो देखिए दोस्तों, सौर हीटरों से इस्तेमाल करने से ये इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि सौर हीटर क्या है, सौर हमारा नेचुरल है और उससे किसी भी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता है। यानी कि ये भी कथन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने के लिए ये भी सही है, ये भी सही है। तो यानी कि 1 2 3, तो 1 2 4 1 2 3, यानी कि सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका जल का पीएच मान 5 या पीएच मान 5.6 से कम बिल्कुल सही है, यानी कि ये सही है, तो यानी कि गलत नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं होगा। यह वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, हमारा जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और सल्फर डाइऑक्साइड से हमारा क्या बनता है, H2SO4। तो ये कथन भी हमारा क्या है, सही है। तो सही है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बनिक अम्ल के कारण होता है, तो कार्बनिक अम्ल के कारण दोस्तों नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित है और किसी अन्य से नहीं, किसी अन्य से नहीं। देखिए दोस्तों, यानी कि अधिकांश गांव गांव क्या है, पीड़ित है, किससे पीड़ित है। तो देखिए दोस्तों, अधिकांश गांव में क्या है, अगर देखा जाए गांव की बात करें दोस्तों, तो गांव में हमारा वायु प्रदूषण तो होता ही नहीं है, वायु प्रदूषण होता ही नहीं है। और गांव में ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा गांव में वाहन वगैरह नहीं चलता है।
विकिरण प्रदूषण, तो लाइट से हमारा क्या प्रदूषण हो सकता है दोस्तों? अगर प्रदूषण की बात करें दोस्तों तो जल प्रदूषण हो सकता है, क्योंकि जल की मात्रा बहुत सी जगह में क्या होता है, कम है। जल की मात्रा क्या है, बहुत क्या है, कम है बहुत से सारे गाँव में। तो जल द्वारा अधिकांश गाँव में पीड़ित होता है, तो यानी कि जल प्रदूषण, यानी कि डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जल से पीड़ित हो सकता है और किसी अन्य से नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है? विश्वव्यापी विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है, दुर्दशा का कारण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जैव विविधता की हानि, अगर जैव विविधता की हानि की बात करें दोस्तों, तो जाहिर सी बात है, अगर जैव विविधता में प्रभाव पड़ेगा तो विश्वव्यापी पर्यावरण का कारण का दुर्दशा बनेगा। यानी कि जैव विविधता क्या मतलब दोस्तों, यानी कि इकोसिस्टम हमारा हो गया, यानी कि जीवों जीवों में विभिन्नताएं भिन्नताएं अधिक से अधिक भिन्नताएं, तो ये हमारा क्या है, कारण नहीं हो सकता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव में बढ़ोतरी, तो ये भी हमारा कारण दोस्तों नहीं हो सकता है पर्यावरण दुर्दशा का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर जमाव में बढ़ोतरी होता है तो पेड़ पौधे उसका कंज्यूम कर लेते हैं। यूवी विकिरण के संपर्क में, तो ये भी कारण नहीं हो सकता है। कचरा भराव के क्षेत्र में, तो कचरा भराव के कारण दोस्तों हमारा क्या होगा, कचरा भराव का मतलब क्या है दोस्तों, कचरा का कहीं इस्तेमाल करना या तो उसे डिकम्पोज करना, तो वो कचरा भराव क्षेत्र कहलाता है। तो इसकी वजह से क्या है, पर्यावरण को दुर्दशा का कारण नहीं हो सकता है। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शोर की किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है, क्षति का कारण बनता है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जो नॉर्मल बातचीत के लिए हमें कितना साउंड चाहिए, 60 डेसिबल का साउंड चाहिए। और अगर रात्रि में बाजा बजाना हो कितना, अगर रात्रि को दोस्तों साउंड या डीजे वगैरह बजाना हो तो 45 डेसिबल। अगर नॉर्मल की बात करें तो 60 डेसिबल की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और 45 डेसिबल रात्रि को अगर साउंड बजाना हो तो, और दिन में अगर बजाना हो तो 55 डेसिबल की आवश्यकता होता है, 55 डेसिबल। लेकिन दोस्तों अगर साउंड अधिक अधिक मात्रा डेसिबल में अगर बढ़ जाए तो अधिक से अधिक 130 डेसिबल तक साउंड को आदमी सहन कर सकता है। क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा साउंड हो जाएगा तो कान हमारा दोस्तों, अगर 130 से ज़्यादा हुआ, 130 डेसिबल से ज़्यादा हुआ तो कान में दर्द होना, कान में दर्द या तो क्षति पहुंचाएगा, कान को क्या करेगा, कान में दर्द या तो क्षति पहुंचाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज़ की गणना की जाती है, किस चीज़ की गणना की जाती है? तो वो हमारा क्या दोस्तों, घुली हुई ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन की एक, यानी कि पानी में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है तो उससे हमारा सेहत की गणना की जा सकती है। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, फ्लोरीन से हमारा क्या होता है, फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन से हमारा दांतों में सड़न हो सकता है, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। जल में फ्लोरीन होता है क्या, नहीं। मीथेन गैस होता है, बिल्कुल नहीं। घुली हुई कैल्शियम, कैल्शियम तो धातु है हमारा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा हवा प्रदूषण का कारण नहीं है, हवा प्रदूषण का कारण नहीं है? तो खननकारी प्रदूषण का कारक नहीं है, खननकारी। तो देखिए, अगर खननकारी की बात करें दोस्तों, खननकारी का मतलब क्या है, जो माइनिंग वगैरह होता है तो वहां से वहां पे खनन किया जाता है, तो वहां से हमारा प्रदूषण का कारण बन सकता है, बिल्कुल कारक बन सकता है ये। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा क्या है हमारा दोस्तों, वायु प्रदूषण का कारण हो सकता है क्या? ये जल प्रदूषण का कारण हो सकता है, लेकिन वायु प्रदूषण का कारण नहीं हो सकता है। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व, समाविष्ट महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व। आइए दोस्तों, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एग्जॉस्ट मतलब दोस्तों, जब फ्यूल का कंबशन होता है इंजन में, फ्यूल का कंबशन होगा, फ्यूल का कंबशन जब इंजन में होगा तो इंजन कंबशन होने के बाद हमारा वहां से क्या क्या गैस निकलता है, कौन कौन सी गैस निकलता है? तो वहां से दोस्तों लेड हमारा क्या होता है, ज्यादा प्रदूषक पदार्थ माना जाता है, जो एग्जॉस्ट द्वारा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल मतलब दोस्तों जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगा उससे अधिक मात्रा में जो अधिक मात्रा में प्रदूषक पदार्थ निकलता है वो लेड निकलता है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे खतरनाक धातु कौन सा है? तो धातु प्रदूषक यानी कि लेड है। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रदूषक के अंतर्गत कौन सा कानून पास किया गया है, कौन सा कानून पास किया गया है? तो उसमें से दोस्तों हमारा BS4 कानून पास किया गया है, BS4 कानून पास किया गया है। उनकी डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, डी डी का सही आंसर हो जाएगा। अब BS4 का मतलब क्या है दोस्तों, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज क्या होना चाहिए, 4, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 4। वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानक का कौन सा चरण लागू है? तो भारत स्टेज 4 यानी कि डी नंबर का। देखिए ये हमारा क्या है, करंट अफेयर से संबंधित है। वर्तमान का मतलब क्या हो गया, 2016 की बात कर रहा है, तो 2016 में वो करंट अफेयर के तौर पर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, जो करंट अफेयर के रूप में पूछा गया होगा। तो 2016 में जो करंट अफेयर के रूप में दोस्तों जो प्रचलित था, उस टाइम का चरण लागू था, तो वो भारत क्या था, थर्ड था, भारत थर्ड था। और 2017 में जो था क्या था दोस्तों, BS4 था, क्या था, BS4 था। तो ये करंट अफेयर के रूप में दोस्तों, तो ये क्वेश्चन को
उतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर के अनुसार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? किसे संदर्भित करते हैं? यानी कि दोस्तों जो भारत का स्टेज है वो क्या मापने का काम करता है? यानी कि तो भारत स्टेज फोर उत्सर्जन का मतलब क्या दोस्तों, कि जो वाहन होता है ना, तो वाहन प्रदूषण कितने, वाहन द्वारा जो प्रदूषित होता है, प्रदूषण फैलता है, वो मापने का अंतर है। तो वाहन से होने वाले प्रदूषण, यानी कि पहले नंबर का ऑप्शन ए का सही हो जाएगा। हठीले यानी कि परसिस्टेंट कार्बनिक पदार्थ, हठीले या परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर डैश द्वारा किया जाता है, ज्यादातर डैश द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा किसके द्वारा किया जाता है? हवा और पानी द्वारा किया जाता है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि हीरा कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है, धुएं से मिलकर के प्रदूषित हो गया है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्मॉग कहलाता है। यानी कि धुआं और कोहरा, कोहरा और धुआं दोनों जब मिल जाए दोस्तों तो स्मॉग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक है? एक प्रमुख कारक है, तो वो हमारा क्या है दोस्तों? ओजोन है। क्या है? ओजोन लेयर है। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि ए नंबर का ही क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? SPM का पूर्ण रूप क्या है? SPM का पूर्ण रूप क्या था दोस्तों? सस्पेंडेड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। यानी कि बी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। वातावरण में संबंध, वातावरण के संबंध में SPM का विस्तार क्या है? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों अभी हमने क्या देखा? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, समझिए दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, यानी कि ध्वनि से किसे नुकसान पहुंच सकता है? तो क्या अधिक ध्वनि का डेसिबल बढ़ने से क्या पशुओं की मौत हो सकता है? बिल्कुल मौत हो सकता है दोस्तों। अगर डेसिबल की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो पशुओं का मौत हो सकता है। यहाँ तक कि हमने क्या देखा अभी, कि अगर 130 डेसिबल से अधिक साउंड हो जाए तो मनुष्य के कान में भी दर्द शुरू हो जाता है, मनुष्य के कान में भी दर्द शुरू हो जाता है। और इससे ज़्यादा डेसिबल होगा तो अब जरूर निश्चित सी बात है कि वो खतरनाक होगा। तो उससे क्या होगा? यानी कि पशुओं की मौत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कर्णनाद, कर्णनाद का मतलब क्या था दोस्तों? कर्णनाद का मतलब ही होता है दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। कर्णनाद का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। यानी कि डेसिबल अगर बढ़ जाता है तो हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट बीट जो होता है वो भी बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। और हार्ट बीट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि साउंड से हमारा कर्णनाद भी हो सकता है, पशुओं की मौत भी हो सकता है, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। लेकिन ओजोन लेयर की बात करें दोस्तों, ओजोन लेयर का क्या है हम जानते हैं, जो वो थ्री हमारा क्या करता है? ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर की अगर नुकसान अगर किसी से होता है तो वो क्या है? CFC है। CFC का मतलब दोस्तों क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता कहाँ से दोस्तों? तो ये हमारा AC और रेफ्रिजरेटर या तो फ्रिज से निकलता है, रेफ्रिजरेटर या AC से निकलता है। जो ये गैस हमारा क्या करता है? ओजोन लेयर को नुकसान करने का काम करता है। तो यहाँ पे ओजोन लेयर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि साउंड प्रदूषण से ओजोन लेयर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन क्या है? उच्च ब्लड प्रेशर हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा। श्रवण ह्रास यानी कि कर्णनाद जो हमने देखा, सुनने की शक्ति मतलब खो जाएगा, अधिक साउंड पोल्यूशन होगा तो बिल्कुल ये खतरा हो सकता है, साउंड प्रदूषण का प्रभाव है, बिल्कुल प्रभाव है। टीनिटस, टीनिटस, टीनिटस भी क्या होता है दोस्तों? साउंड पोल्यूशन के बढ़ने से टीनिटस भी हमारा ये खतरा होता है। लेकिन त्वचा रोग की बात करें दोस्तों तो ये हमारा चर्म रोग के नाम से जानते हैं इसको। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, जो कि साउंड पोल्यूशन से ये प्रभावित या प्रभाव नहीं पड़ता है इस पे। निम्न में से कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है?
तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बहरापन बढ़ जाएगा और चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। लेकिन डायरिया बीमारी दोस्तों हमारा ये जीवाणु जनित रोग है। डायरिया क्या है? जीवाणु जनित रोग है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण से डायरिया नहीं होता है। तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? जल प्रदूषण का कारण नहीं है समुद्री डंपिंग। समुद्री डंपिंग का मतलब क्या है दोस्तों? समुद्र में क्या किया जाता है? बहुत सारे कचरा को फेंका जाता है या डंप किया जाता है। तो जाहिर सी बात है इससे जल प्रदूषित होगा हमारा। क्या होगा? जल प्रदूषित होगा। घर का कचरा अगर जाता है दोस्तों, तो इससे भी हमारा जल प्रदूषित होता है। तेल फेंकना, ये भी जल प्रदूषित हो जाएगा। लेकिन तट पर मछली पकड़ना, मछली पकड़ने से जल प्रदूषित दोस्तों नहीं होता है। कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? तो लेड। लेड यानी कि सीसा जो हमारा होता है वो अधिक प्रदूषित बनता है वायु प्रदूषण का। तो डी नंबर, सॉरी यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सब ईंधनों का दहन डैश का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों का दहन डैश मुख्य का डैश का मुख्य कारण है। डैश का मुख्य कारण है। तो देखिए दोस्तों, अगर जीवाश्म ईंधन को हम जलाते हैं तो हमारा क्या निकलता है? जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो हमारा मेनली क्या निकलता है दोस्तों? वहां सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो वो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा क्या करता है? वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो डी नंबर, सॉरी सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? अनुवांशिक संशोधन खाद्य पदार्थ, बिल्कुल ये अनुवांशिक, सॉरी पर्यावरण का बिल्कुल यह एक समस्या है दोस्तों। वृक्षारोपण, अगर पेड़ लगाने से दोस्तों समस्या होता तो पेड़ नहीं लगाते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे पेड़ लगाने से क्या होगा? समस्या पर्यावरण का नहीं बल्कि पर्यावरण बचाव का एक पहल है। तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अधिक अनुकूल है? डीजल का जलना अनुकूल है क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं। लकड़ी के कोयले का जलना, कोयला का जलना दोस्तों, तो लकड़ी का कोयला से ये ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये अनुकूल हो सकता है। लकड़ी का जलना, इसमें तो धुआं निकलेगा, बिल्कुल धुआं निकलेगा। कोयले का जलना, इसमें भी धुआं निकलेगा। यानी कि दोस्तों जो ये हमारा ए नंबर का, सी नंबर का और डी नंबर का क्या है? ये पर्यावरण को प्रदूषित करने, जो जलाने पर प्रदूषित करता है, यानी कि प्रदूषित गैस निकलता है। लेकिन लकड़ी का कोयला जलाते हैं तो उससे क्या होता है? प्रदूषित गैस नहीं निकलता है, सिर्फ हीट देता है। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो पर्यावरण के अनुकूल है। शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? शून्य उत्सर्जन यानी कि दोस्तों उसमें जितने भी प्रदूषक पदार्थ होगा वो नहीं निकलेगा। प्रदूषक पदार्थ जो होगा क्या करेगा? नहीं निकलेगा। क्या होगा? नहीं निकलेगा। तो वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है, यानी कि ये कथन दोस्तों सही हो सकता है। वह जो पिछली पाइप से केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता है, तो जल वाष्प क्या उत्सर्जित करेगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं। वह जो पिछली पाइप से केवल हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित करता है, तो जो ये तो फिर प्रदूषित करने वाली बात हो गया। वह जो पिछली पाइप से केवल संकुचित हवा उत्सर्जित करता है, तो संकुचित हवा का मतलब दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगा उसमें। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या हो गया? हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार का प्रदूषित उत्सर्जित नहीं करना। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? तो वो हमारा क्या आए तो लिखिए, ओजोन, ओजोन कारण हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनोक्लोराइड यहाँ पे हमारा दोस्तों जैव संचय का कारण हो जाएगा। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? डीडीटी के संबंध में सच है। तो देखिए दोस्तों, डीडीटी हमारा क्या है? एक पेस्टिसाइड है। ये क्या है? पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड से जो कीटाणु वगैरह को दोस्तों, जो जैसे पेड़ पेड़ पौधे में क्या होता है? कीटाणु या लग जाता है या जीवाणु लग जाता है, तो उस कीटाणु को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है वो डीडीटी पेस्टिसाइड्स होता है। वो डीडीटी पेस्टिसाइड होता है, या तो हम पेस्टिसाइड्स को हिंदी में कीटनाशक कह सकते हैं। कीटनाशक, कीटनाशक। तो ये हल्के नीले रंग का होता है, इसकी एक तीखी गंध होती है। यह गैर विषैले होते हैं, गैर विषैले नहीं दोस्तों, ये विषैले होते हैं, जिसकी वजह से कीटनाशक को मार सकता है। यानी यह एक संपर्क कीटनाशक है, पेस्टिसाइड से। कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, अगर डीडीटी की बात करें तो ये
आविष्कार किसने किया था? तो ये पॉल हरमन मूलर ने किया था। पॉल हरमन मूलर ने किया था। और कब किया था? 1939 में किया था। 1939 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही है? अम्लीय वर्षा के बारे में सही है। तो अम्लीय वर्षा के बारे में कौन सा सही है? जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है, बिल्कुल नहीं। अम्लीय वर्षा नदियों में बहने का क्या कारण? पहले अम्लीय वर्षा तो हो तब तो नदी में बहेगा। अम्लीय वर्षा का पीएच 6.5 होता है, बिल्कुल नहीं। 5.5 होता है या उससे कम। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के पानी में पीएच को कम कर देता है, बिल्कुल कम करेगा। कुछ पिछले क्वेश्चनों में देखा था हमने दोस्तों, तो ये सही हो सकता है। अम्लीय वर्षा का पीएच 5.6 से अधिक, अधिक नहीं दोस्तों, 5.5 से कम या तो 5.5 होना चाहिए। तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित निम्नलिखित किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था? तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइम का। तो वो हमारा क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट था। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। जब मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था दोस्तों ये रिसाव, तो लगभग वहां पे दोस्तों लगभग कितना आदमी का मृत्यु हुआ था पता है क्या? 15,000 लोगों का मृत्यु हुआ था। लगभग 15,000 से लोगों का मृत्यु हो गया था। और ये दोस्तों ये घटना भोपाल में जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? सेम क्वेश्चन, मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के उष्मीय रासायनिक अपघटन को उष्मीय रासायनिक अपघटन को यानी कि दोस्तों हीट से संबंधित है। उष्मीय का मतलब क्या हो गया? उष्मीय का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये हीट से संबंधित है। उष्मीय मतलब क्या हो गया? हीट से संबंधित है। और जब हीट से संबंधित है, हीट से संबंधित है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या कहलाता है वो? यानी कि अधिक, अगर टेम्परेचर को मापना हो, अधिक से अधिक टेम्परेचर को मापना हो, ये दोस्तों 3000 से ऊपर तापमान को भी माप सकता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? पायरोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? पायरोलिसिस। या तो दोस्तों अगर पायरोमीटर की बात करें तो ये अधिक तापमान मापने का काम करता है। पायरोमीटर पायरोमीटर क्या करता है? अधिक से अधिक तापमान मापने का काम करता है। तो वहीं से पायरो से क्या होगा? पायरोलिसिस, यानी कि केमिस्ट्री से संबंधित है, इसलिए लिसिस। आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए तो आर्द्र मतलब जो ह्यूमिडिटी वाले होते हैं, ह्यूमिडिटी वाले जो होते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं? यानी कि डिकम्पोज करने की बात कर रहा है। जैसे कि कोई पत्तियां होता है या कोई पत्तियां होता है, या तो फिर दोस्तों आपने देखा होगा केचुआ लोग क्या करता है, जो मतलब मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए क्या करता है? वो उर्वरक बनाता है, यानी कि कंपोजिस्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे कंपोस्टिंग या डिकम्पोज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर का। निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया के नजर में आए? तो वो क्या था दोस्तों? एंडोसल्फान था। क्या था? एंडोसल्फान था। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे हमारा प्रदूषण से संबंधित, सारे कंप्लीट होते हैं। और आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल हुआ होगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।